Hello students, my name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Class देहरादून। कैसे आप सभी? मेरे ख्याल से फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 8th साइंस करने जा रहे हैं जिसमें कि हमारा ऑन गोइंग चैप्टर नंबर 6 कंबशन इन फ्लेम था। ठीक है ना। हमने जाना कंबशन के बारे में कि कंबशन क्या होता है ना। कंबशिबल सब्सटेंस देखे हमने, नॉन कंबशिबल सब्सटेंस देखे। हमने बात की कि कंबशन के लिए क्या आवश्यकता है, एयर इज वेरी एसेंशियल फॉर कंबशन। और फिर हमने बात की कि इनफ्लेमेबल सब्सटेंस क्या होते हैं। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस को समझने के लिए हमने बात की थी इग्निशन टेम्परेचर, कि कोई भी तत्व या कोई भी सब्सटेंस का जो कंबशन है वो कैसे डिपेंड करता है, वो उसके इग्निशन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। वो मिनिमम टेम्परेचर जो हर किसी सब्सटेंस को ऑक्यूपाई करना होता है टू कंबस्ट अ सब्सटेंस। जब तक वो इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंचेगा सब्सटेंस कंबशन नहीं कर पाएगा। हमने इनफ्लेमेबल सब्सटेंस देखी, अति जलनशील तत्व जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, तुरंत ही आग पकड़ लेते हैं, तुरंत कंबशन हो जाता है उनका, है ना। और हमने बात की, ये सारी बात करने के बाद हमने फॉरेस्ट फायर के बारे में सुना था, देखा था, है ना। हमने बात की फ्यूल पे, हमने बात की फ्यूल फ्यूल क्या होते हैं, है ना, उनकी कैलोरीफिक वैल्यू हमने देखी। तो आज हमें यहीं से अपने टॉपिक को आगे लेके जाना है, तो चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, तो हम फ्यूल एफिशिएंसी की बात कर चुके हैं, फ्यूल की बात कर चुके हैं। और फ्यूल में हमने देखा कि जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो डिपेंड करती है कैलोरीफिक वैल्यू में। कैलोरीफिक वैल्यू हमने बात की थी कि 1 किलो फ्यूल को का कंप्लीट कंबशन होने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी निकलती है वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। कैलोरीफिक वैल्यू को किस में एक्सप्रेस किया जाता है? किलो जूल पर केजी में कन्वर्ट एक्सप्रेस किया जाता है। और हमने चार्ट के माध्यम से देखा था, अलग अलग सब्सटेंस की कैलोरीफिक वैल्यू हमने देखी थी। और हमने देखा कि हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू वो सबसे ज्यादा है, 1,50,000 किलो केजी केल्विन किलो जूल पर केजी। 1,50,000 किलो जूल पर केजी हाइड्रोजन की सबसे ज्यादा क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू है। यानी हाइड्रोजन इज द मोस्ट एफिशिएंट फ्यूल। हाइड्रोजन क्या है, सबसे अच्छा फ्यूल होता है। ठीक है ना। तो बर्निंग ऑफ फ्यूल से क्या क्या हार्मफुल प्रोडक्ट निकल सकते हैं, आज हमें ये बात करनी है कि बर्निंग ऑफ फ्यूल से क्या क्या हार्मफुल प्रोडक्ट निकल सकते हैं। बर्निंग ऑफ फ्यूल, ठीक है, लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट, लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट, कि फ्यूल के बर्निंग से हार्मफुल प्रोडक्ट का क्या होता है, निकलना तय होता है। ये हमें बात करनी है, ठीक है ना। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट। ठीक, तो इंक्रीजिंग फ्यूल कंजप्शन से हार्मफुल इफेक्ट होते हैं हमारे एनवायरनमेंट को। सबसे पहला है कि कार्बन के जो फ्यूल्स है, कार्बन फ्यूल्स हो गए, जैसे कि पहली बात करेंगे कार्बन फ्यूल्स की। कार्बन फ्यूल्स, है ना। कार्बन फ्यूल्स में आपके पास वुड आ गया, लकड़ी, है ना, वुड है, कोल है। जैसे कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड है, कोल है आपके पास,
पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम है, तो वुड, कोल और पेट्रोलियम, इससे क्या होता है बच्चों, इससे ये रिलीज क्या करते हैं, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स रिलीज करते हैं। कैसे? अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, कार्बन पार्टिकल्स, ठीक है। अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल, वुड, कोल और पेट्रोलियम से एक कार्बन फ्यूल जैसे कि वुड, कोल, पेट्रोलियम से क्या होते हैं, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल रिलीज होते हैं, है ना। और ये फाइन पार्टिकल्स डेंजरस पॉल्यूटेंट होते हैं जो क्या कर सकते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी डिजीज कर सकते हैं, जैसे अस्थमा, ठीक है ना। तो इनसे जो ये अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स हैं, ये क्या करते हैं, ये डेंजरस पॉल्यूटेंट का काम करते हैं। किसका? डेंजरस पॉल्यूटेंट का। और डेंजरस पॉल्यूटेंट का जब ये काम करते हैं, डेंजरस पॉल्यूटेंट का जब ये काम करते हैं, तो उससे हमें कई सारी रेस्पिरेटरी डिजीज हो सकती हैं, कई सारी रेस्पिरेटरी डिजीजेस हमें हो सकती हैं, जैसे अस्थमा, है ना, सांस लेने की बीमारी, अनेबल टू टेक प्रॉपर ब्रीथ, है ना, सांस लेने की जो बीमारी अस्थमा। आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि कोयला वगैरह को रात को जला के नहीं हम सोते हैं, नहीं सोना चाहिए हमें। क्यों? अगर कोयला को हम रात को जला के सोते हैं अपने रूम के अंदर और सारे खिड़की दरवाजे बंद है, उससे क्या होता है बच्चों, एक तो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स निकल रहे हैं, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अब वो जो हमारे बॉडी के अंदर जाएगी, तो आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉडी के अंदर जाती है, तो वो क्या करती है, चोक करती है, और जिस वजह से हमें ऑक्सीजन लेने में दिक्कत होती है ना। हम जो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन, जो हमारे ब्लड में जो ब्लड है, वो क्या करता है, ऑक्सीजन से मिलके ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है और उसको हमारे सेल्स तक पहुंचाता है, और सेल्स में हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है ताकि हमें एनर्जी मिल सके टू डू वेरियस प्रोसेस और ये सारे करने में। जब ज्यादा अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में चले जाएगी, तो वो उस तरीके से काम नहीं कर पाएगा, और जितनी ऑक्सीजन की हमें आवश्यकता है वो हमें नहीं मिल पाएगी, जिससे हमारी चोकिंग भी हो सकती है और डेथ भी हो सकती है, वन डेथ। तो इसलिए हम इनको मना करते हैं, ठीक है ना। दूसरा हार्मफुल प्रोडक्ट, दूसरा हार्मफुल कॉज क्या है? दूसरा हार्मफुल कॉज ये है कि जो इनकम्प्लीट कंबशन होता है इन फ्यूल्स का, उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। क्या? इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट कंबशन से, इनकम्प्लीट कंबशन से क्या होता है, आपकी हार्मफुल गैस निकलती है, हार्मफुल गैस जो जिसे हम कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनो, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, ठीक है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड हार्मफुल गैस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये बहुत ही पॉइजनस गैस है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, इट इज अ वेरी पॉइजनस। ये क्या है बच्चों? इट इज अ वेरी पॉइजनस गैस, ठीक है ना। ये क्या है? बहुत ही पॉइजनस गैस होती है और डेंजरस है, ठीक है ना। तो बर्न कोल इन अ क्लोज रूम, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, किसी क्लोज रूम में कोल को बर्न करना डेंजरस है। उससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलेगी जो आदमी को क्या कर सकती है, किल कर सकती है, उस रूम में सो रहा हो, ठीक है ना। तो इसीलिए हमें एडवाइस किया जाता है नेवर टू स्लीप इन अ रूम विद बर्निंग और कोल फायर इन इट, ठीक है ना। तो दो हार्मफुल प्रोडक्ट, हार्मफुल कॉज हमने देखे, ठीक है ना। तीसरा कॉज क्या है? तीसरा कॉज है हमारा कि कंबशन होता है जो मोस्ट फ्यूल का, उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है एनवायरनमेंट में, है ना। कंबशन से
फ्यूल के कंबस्शन से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है। मोस्ट फ्यूल के कंबस्शन से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है ना, एनवायरनमेंट में। तो अगर इंक्रीज कंसंट्रेशन हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड की एयर में, उससे ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन वो ज्यादा हो जाए, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या हो जाए, इंक्रीज कर जाए एनवायरनमेंट में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज कर जाए इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट में कर जाए, तो उससे ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। क्या हो सकती है, ग्लोबल वार्मिंग, है ना। ग्लोबल वार्मिंग आपको पता है कि जो टेम्परेचर है वो रेज होना इन्वायरमेंट का टेम्परेचर रेज होने से क्या होगा, जो हमारे ग्लेशियर्स है वो उनका मेल्ट होना, सी लेवल का बढ़ना, जिससे बहुत सारी परेशानियां हमारे सामने आ सकती हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, राइज ऑफ टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ which result among other thing melting of polar glacier which lead to rise in sea level, जैसे कि मैंने बताया, causing flood in coastal areas में flood का आना, low lying coastal area may even be permanently submerged underwater। और जो लो लाइंग कोस्टल एरिया होते हैं, ऐसे कोस्टल एरिया जो काफी नीचे हैं, वो पूरे के पूरे पानी में समा जाना। तो ये ग्लोबल वार्मिंग का क्या है, एक इफेक्ट है। तो तीन चीजें अभी तक आपने हार्मफुल प्रोडक्ट देखे, किसके, फ्यूल्स का बर्न करना, फ्यूल्स को हम बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट। पहला कार्बन फ्यूल, लकड़ी कोयला पेट्रोल का जलाना, है ना। हम मना करते हैं आजकल, हम जो उज्ज्वला योजना आई थी, इसलिए उज्ज्वला योजना आई है ताकि लोगों को गैस सिलेंडर्स मिल सके। क्यों, क्योंकि पूरा गांव में अभी भी लोग क्या करते हैं, लकड़ी वगैरह में खाना बनाते हैं, है ना। लकड़ियां काट के लाते हैं जंगलों से और फिर खाना बनाते हैं। उससे दो हार्मफुल इफेक्ट है, एक तो हमारे इन्वायरमेंट को किस तरीके से इफेक्ट हो रहा है कि लकड़ियों का जंगल से काटा जाना, उससे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जंगल धीरे धीरे खत्म हो रहे, है ना, धीरे धीरे खत्म हो रहे। दूसरा क्या है, ये वाला, इससे हार्मफुल प्रोडक्ट, जब लकड़ियां हम जलाते हैं तो उससे गैसेस वगैरह निकलती है, जो उन पे खाना बना रहा है उसके लिए भी हार्मफुल होती है, तो इन्वायरमेंट के लिए तो हार्मफुल होती है। इसलिए हमें डिपेंड होना चाहिए गैस सिलेंडर्स में, है ना। रेस्पिरेटरी डिजीज भी हो सकती है, अस्थमा जैसे बताया। दूसरा, इनकम्प्लीट कंबस्शन से हार्मफुल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, पॉइजनस गैस होती है। इसीलिए आपको रात को सोते समय कोयला इनको नहीं जलाना चाहिए क्लोज रूम में, इंसान की इवन डेथ भी हो सकती है। तीसरी चीज, जो कंबशन होता है, कंबशन में CO2 भी निकलती है, तो CO2 की कंसंट्रेशन एनवायरनमेंट में ज्यादा होने लगती है, जिस वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। ग्लोबल वार्मिंग होने से आपको पता है कि टेम्परेचर का बढ़ना हमारे अर्थ का, जिस वजह से ग्लेशियर्स का मेल्ट होना, सी लेवल का ज्यादा होना, फ्लड आना कोस्टल एरियाज में, और लो लाइंग एरिया में अगर फ्लड आएगा, उस वजह से वो पूरी तरीके से टोटली समा जाएंगे पानी के अंदर। तो ये तीन बातें हमने देखी। चौथी बात क्या है, हार्मफुल इफेक्ट इसके, चौथी बात हार्मफुल इफेक्ट क्या है कि जो बर्निंग होता है कोल और डीजल का, उससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है ना। कोल और डीजल को जब बर्न करेंगे आप, कोल डीजल को, तो उससे क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। कोल और डीजल को जब बर्न किया जाता है तो उससे क्या होता है बच्चों, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कोल और डीजल जब बर्न होते हैं, कोल और डीजल को जब हम बर्न करते हैं, तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस का निकलना होता है, ठीक है ना, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस एक तो क्या है, बहुत ही आपकी सफोकेटिंग और कोरोसिव गैस है ना। ये जो SO2 गैस है, एक तो ये काफी सफोकेटिंग है, क्या है, काफी सफोकेटिंग है, एक तो काफी सफोकेटिंग होती है, और दूसरा कोरोसिव भी होती है। कैसी होती है,
कोरोसिव गैस भी है। तो सफोकेटिंग तो है, कोरोसिव गैस भी ये होती है। इसके अलावा पेट्रोल इंजन क्या करती है, पेट्रोल इंजन कौन से गैसेस ऑक्साइड देती है, नाइट्रोजन के। जो पेट्रोल इंजन होता है ना, पेट्रोल इंजन, पेट्रोल इंजन, तो पेट्रोल इंजन से क्या निकलता है, जो पेट्रोल इंजन होते हैं, तो पेट्रोल इंजन से गैसेस ऑक्साइड निकलते हैं नाइट्रोजन के, गैसियस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। क्या निकलता है, गैसेस ऑक्साइड निकलते हैं नाइट्रोजन के, ठीक है ना, नाइट्रोजन के गैसेस ऑक्साइड निकलते हैं। अब ऑक्साइड होते हैं जो सल्फर और नाइट्रोजन के, ये जब बारिश होती है, अब हमारे एटमॉस्फेयर, आपने क्या क्या कोल डीजल को जलाया, कोल डीजल से SO2 गैस एनवायरनमेंट में रिलीज हो गई, सफोकेटिंग कोरोसिव तो है ही। इसी तरीके से पेट्रोल इंजन से क्या निकल रही है, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकल रही है, NO2 निकलती है ना, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गई, एनवायरनमेंट में चले गई। अब हुआ क्या कि SO2 गैस थी एनवायरनमेंट में और NO2 गैस भी थी एनवायरनमेंट में, है ना, आपकी SO2 गैस भी थी और नाइट्रोजन गैस भी थी, यानी जो ऑक्साइड है सल्फर के ऑक्साइड है नाइट्रोजन के। अब ये होता क्या है कि ये दोनों के दोनों, जब बारिश होती है, रेन होती है, रेन जब बारिश होती है तो रेन में क्या होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। रेन में क्या है, इस तरीके से क्या है, इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल्स है, क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स है रेन में। तो होता क्या है कि ये जो गैसेस हैं, ये गैसेस ये इन वाटर मॉलिक्यूल से क्या कर जाती है, कंबाइन कर जाती है। ये गैसेस इन वाटर मॉलिक्यूल से क्या करती है, कंबाइन करती है। अब जब वाटर मॉलिक्यूल से कंबाइन करेंगी, है ना, वाटर मॉलिक्यूल से कंबाइन करेंगे तो SO2 वाटर मॉलिक्यूल से कंबाइन करके H2SO4 बनाता है, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बनाता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। और NO2 क्या करेगा, NO2 भी वाटर मॉलिक्यूल से कंबाइन करके HNO3 देगा। क्या देगा, HNO3, नाइट्रिक एसिड। क्या करेगा, नाइट्रिक एसिड देगा। तो जो बारिश हुई, बारिश में वाटर मॉलिक्यूल्स ने SO2 NO2 के साथ रिएक्ट किया, एक ने H2SO4 दिया सल्फ्यूरिक एसिड, एक ने HNO3 दिया नाइट्रिक एसिड दिया, है ना। तो अब जब ये बारिश होगी तो ऐसी बारिश को हम क्या कहते हैं, ऐसी बारिश को हम कहते हैं एसिड रेन। क्या कहते हैं, एसिड रेन। क्यों, क्योंकि बारिश में क्या आ गया, बारिश में एसिड मिले हुए, बारिश में क्या मिले हुए, एसिड मिले हुए। तो ऐसे बारिश में जिसमें एसिड मिले हो, इट इज कॉल्ड एसिड रेन। और ये काफी हार्मफुल होती है, किसके लिए, हमारे क्रॉप्स के लिए। जो एसिड रेन होती है हमारी क्रॉप्स के लिए हार्मफुल होती है, हमारे जो बिल्डिंग्स है, मॉन्यूमेंट हैं, उनके लिए हार्मफुल है, उनको कोरोड करती है ना। तो हार्मफुल किस किस के लिए है ये, हार्मफुल एक तो क्रॉप्स के लिए है, जो क्रॉप्स है उनके लिए हार्मफुल है, पहली बात हार्मफुल है क्रॉप्स के लिए, है ना। बिल्डिंग्स के लिए, बिल्डिंग वगैरह के लिए हार्मफुल है। आपने देखा होगा तो ताजमहल है ना, उसका कलर क्या होता है, चेंज होता जाता है। बिल्डिंग्स के लिए हार्मफुल है, मॉन्यूमेंट्स के लिए हार्मफुल है, हमारी सॉइल के लिए हार्मफुल है, सॉइल की फर्टिलिटी को कम करेगा, है ना। ये सारी चीज है। तो जो यूज होता है डीजल और पेट्रोल का एज अ फ्यूल ऑटोमोबाइल में, आजकल उसको किससे रिप्लेस कर रहे हैं हम, CNG से रिप्लेस कर रहे हैं। ये तो कुछ हार्मफुल इफेक्ट आपने देखे इन फ्यूल्स का बर्निंग से, इन फ्यूल्स के बर्निंग से ऐसे हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। तो जो यूज होता है डीजल और पेट्रोल का एज अ फ्यूल्स ऑटोमोबाइल में, उसको आजकल हम रिप्लेस कर रहे हैं CNG से, कंप्रेस नेचुरल गैस से, जिसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं, है ना। क्यों, क्योंकि CNG से जो प्रोड्यूस होते हैं हार्मफुल प्रोडक्ट, वो वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट में होते हैं। क्या होते हैं, बहुत ही छोटे 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 अमाउंट में होते हैं। CNG से जो निकल लेंगे भी अगर हार्मफुल प्रोडक्ट, तो काफी स्मॉल अमाउंट में होते हैं, जो कितने हार्मफुल नहीं है, बहुत स्मॉल अमाउंट में। इसलिए जो CNG है वो क्लीनर फ्यूल है। जो आपका CNG है कंप्रेस नेचुरल गैस है, इसलिए क्या है बच्चों, ये आपका क्लीनर फ्यूल है, ठीक है ना। तो इतना हमने चैप्टर में पढ़ा, चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। हमने क्या क्या पढ़ा, एक क्विक रिवीजन करते हैं इसके बारे में। हमने पढ़ा कि भाई ऐसे सब्सटेंस
जो जलते हैं, एयर में बर्न होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? कंबस्टिबल कहते हैं। उनको हमने क्या कहा? उन्हें हमने कंबस्टिबल सब्सटेंस कहा। दूसरा हमने बोला कि जो ऑक्सीजन होता है बहुत ही इसेंशियल है किसके लिए? जो ऑक्सीजन है वो काफी ज्यादा इसेंशियल है किसके लिए? कंबशन के लिए। ऑक्सीजन काफी ज्यादा इसेंशियल होता है कंबशन के लिए। तीसरा हमने क्या देखा? तीसरा हमने देखा कि जो हमारे पास कंबशन की प्रोसेस होती है उसमें हीट और लाइट निकलती है। फिर हमने देखा इग्निशन टेम्परेचर के बारे में, ठीक है ना। इग्निशन टेम्परेचर हमने किया कि भाई इग्निशन टेम्परेचर वो लोवेस्ट टेम्परेचर होता है, जो भी हमने पढ़ा ना उसका क्विक रिवीजन कर रहे हैं हम, इग्निशन टेम्परेचर। फिर हमने देखा, अगली बात हमने क्या की? हमने बात की कि इग्निशन टेम्परेचर वो लोएस्ट टेम्परेचर होता है जिसमें कि कोई कंबस्टिबल सब्सटेंस आग पकड़ लेता है, फायर कैच कर लेता है, ठीक है ना। हमने इनफ्लेमेबल सब्सटेंस की बात की जो कि जिनका बहुत ही लो इग्निशन टेम्परेचर होता है। फायर को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? एक या एक से ज्यादा इसेंशियल रिक्वायरमेंट का कट ऑफ करके। हमने बात की कि फायर होने के लिए 3 बहुत ही इसेंशियल इक्विपमेंट चाहिए। फ्यूल चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और क्या चाहिए? हीट चाहिए। तीनों में से अगर एक को कम कंट्रोल कब हम कट ऑफ कर ले तो हम इजिली फायर को रोक सकते हैं। हमने देखा वाटर कॉमनली यूज होता है कंट्रोल फायर के लिए, लेकिन वाटर उन जगह यूज नहीं हो सकता जहां इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और ऑयल्स होते हैं, तो वाटर वहां पे यूज हम नहीं कर सकते, बल्कि वाटर वहां पे एक डेंजरस सब्सटेंस की तरह काम कर सकता है, घी में आग का काम कर सकता है। हमने देखा वेरियस टाइप ऑफ कंबशन के बारे में हमने पढ़ा। रैपिड कंबशन है ना, रैपिड कंबशन जो आपके तुरंत हो जाते हैं, है ना, रैपिड कंबशन होता है। एक हमने स्पॉन्टेनियस कंबशन देखा, खुद से होने वाले, है ना, खुद से होने वाले। हमने एक्सप्लोजन देखा। फिर हमने 3 तरीके के डिफरेंट जोन्स पढ़ी फ्लेम की। फ्लेम की हमने 3 डिफरेंट जोन पढ़ी थी, डार्क जोन, ल्यूमिनस जोन और नॉन ल्यूमिनस जोन हमने पढ़ी थी। हमने कहा एक आइडियल फ्यूल चीप होगा, आसानी से हमें मिल सकता है, आसानी से कंबस्टिबल हो सकता है, इजी टू ट्रांसपोर्ट है, ठीक है ना, उसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है, वो कोई ऐसी गैसेस या कोई ऐसे रेसिड्यू प्रोड्यूस नहीं करेगा जिससे कि एनवायरनमेंट पोल्यूट हो सके। फ्यूल्स अपनी एफिशिएंसी और कॉस्ट के ऊपर डिफर करते हैं, ये हमने पढ़ा। हमने बोला फ्यूल एफिशिएंसी को एक्सप्रेस करने के लिए हम कैलोरीफिक वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, जिसकी यूनिट हमने किलो जूल पर केजी हमने देखी। हमने कहा अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स एयर में काफी डेंजरस होते हैं और डेंजरस पॉल्यूटेंट का काम करते हैं जिससे रेस्पिरेटरी डिजीजेस हमें हो सकती है। हमने देखा कि जो इनकम्प्लीट कंबशन होता है फ्यूल का, उससे पॉइजनस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। हमने देखा कि भाई इंक्रीज परसेंटेज कार्बन डाइऑक्साइड की एयर में होने से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा रहता है। हमने देखा कि जो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, जब कोल, डीजल या पेट्रोल को हम जलाते हैं तो उससे एसिड रेन बन सकती है, जो कि हमारे क्रॉप्स के लिए, हमारे बिल्डिंग के लिए और हमारे सॉइल के लिए क्या हो सकती है? डेंजरस हो सकती है। इसलिए हमने कहा कि हम सीएनजी का आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ फ्यूल। क्यों? क्योंकि सीएनजी से जो हार्मफुल प्रोडक्ट निकलते हैं दे आर वेरी वेरी स्मॉल, काफी कम होते हैं। इस वजह से हम सीएनजी को क्लीनर फ्यूल के तौर पर देखते हैं, कंप्रेस नेचुरल गैस को, जो कि पेट्रोल और डीजल के मुकाबले काफी इफेक्टिव है हमारे लिए, ठीक है ना। इतनी बात हमने इस चैप्टर में करी। इस चैप्टर का हमने कंक्लूजन किया, चैप्टर कंप्लीट किया। आई होप सभी को ये चीजें समझ में आई होगी। तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा कि कंबशन और फ्लेम हमने चैप्टर जो किया, मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया। जो जो चीजें हमने पढ़ी घर में आप अच्छे से रिवाइज करेंगे चैप्टर को तो आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।